बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। ट्रंप के यरूशलेम फैसले पर जुमेरात को जनरल असेंबली की मीटिंग। फलस्तीनी सफीर ने कहा भरपूर ताईद की उम्मीद है। अमेरिका ने करारदाद की ताईद के खिलाफ दी वार्निंग। कहा वोट देने वालों को देख लेंगे। महमूद अब्बास ने मुसालहतकार की हैसियत से अमेरिका को कबूल करने से इनकार कर दिया। चाइना और रशिया को रोल देने की कोशिशें। मगरबी किनारे और गजा में झड़पें। इस्राएली सिपाही को थप्पड़ मारने वाली फलस्तीनी लड़की कौमी हीरो बन गई। सऊदी अरब पर यमन से हमला ईरानी मिसाइल से किया गया। अमेरिका ने लगाया इल्जाम। कहा तेहरान की सरगर्मियों से दुनिया को खतरा पैदा हो गया। ईरान ने निकी हैली का इल्जाम रद्द कर दिया। कहा अमेरिका अल कुद्स जैसे फैसलों की पर्दापोशी कर रहा है। सऊदी अरब ने तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। प्रिंस मोहम्मद ने कहा अवाम की जिंदगियां बेहतर बनाएंगे। सऊदी अरब ने कतर सरहद मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी। म्यांमार ने यूएन ओहदेदार को दौरे की इजाजत देने से फिर इनकार कर दिया। यांग ली ने कहा जुर्म को छुपाने की कोशिश है। सोहेब इलियासी को बीवी के कत्ल पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। अल कुद्स या यरूशलेम के बारे में यूएन जनरल असेंबली की मीटिंग से पहले अमेरिका और इसराइल ने दबाव की चालें चलनी शुरू कर दी हैं और जनरल असेंबली को वाशिंगटन के फैसले के खिलाफ करारदाद मंजूर करने से रोकने के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। अरब और मुस्लिम मुल्कों की दरखास्त पर 193 रुकनी जनरल असेंबली की हंगामी मीटिंग होने वाली है। इससे पहले अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इस फैसले के खिलाफ करारदाद को वीटो किया था, लेकिन अमेरिका 15 रुकनी सलामती काउंसिल में इस मामले पर अलग थलग पड़ गया था और 14 दूसरे मुल्कों ने इस करारदाद की तायीद की थी। जनरल असेंबली की मीटिंग जुमेरात को होगी, जिसमें करारदाद पर वोटिंग हो सकती है, लेकिन इस करारदाद पर अमल होना जरूरी नहीं है। यूनाइटेड नेशंस में फलस्तीन के सफीर रियाद मंसूर ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि इस करारदाद को भरपूर तायीद हासिल होगी। जनरल असेंबली में इस करारदाद के वीटो का डर नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया अमेरिका के एकतरफा फैसले को कबूल करने से इनकार कर रही है। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हैली ने कई मुल्कों को एक खत लिखते हुए वार्निंग दी है कि वाशिंगटन उन लोगों को देख लेगा जो इस करारदाद के हक में वोट देंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर ने इस खत का मतन जारी किया, जिसमें कहा गया कि सदर इस वोटिंग पर गहरी नजर रखे हुए हैं और मुझसे दरखास्त की है कि मैं हमारे खिलाफ वोट देने वाले मुल्कों के बारे में रिपोर्ट करूं। हम इस मसले पर एक एक वोट पर नजर रखेंगे। उन्होंने ट्विटर पर भी ऐसी ही वार्निंग दी और कहा कि अमेरिका उन मुल्कों के नाम लेगा जो इस करारदाद की तायीद करेंगे। इसराइल ने भी दुनिया भर में अपने सिफारतखानों को हिदायत दी है कि वो जनरल असेंबली की करारदाद के खिलाफ मुहिम चलाएं। इसराइल की वजारत खारजा ने अपने सफीरों से कहा कि वो इस दस्तावेज की मुखालिफत करने वाले मुल्कों की हौसला अफजाई करें। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 6 दिसंबर को अल कुद्स या यरूशलेम को इसराइल की दारुल हुकूमत की हैसियत से तस्लीम करने का ऐलान किया था और हुक्म दिया था कि इसराइल में अमेरिका के सफारतखाने को तेल अवीव से यरूशलेम मुंतकिल कर दिया जाए। इस फैसले से पूरी मुस्लिम दुनिया में बेचैनी पैदा हो गई है और ज्यादातर मुल्कों ने अमेरिका के इस कदम की मुखालिफत की है, जिनमें यूरोपीय मुल्क भी शामिल है। यूएन जनरल असेंबली में इसराइल को उस वक्त एक सिफारती धक्का लगा जब फलस्तीनियों को हक खुद इरादियत देने की करारदाद 7 के मुकाबले 176 से मंजूर कर ली गई। अमेरिका, इसराइल और कनाडा इस करारदाद की मुखालिफत करने वालों में शामिल है, जबकि 4 मुल्कों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हर साल जनरल असेंबली ऐसी करारदाद मंजूर करती है।
फलस्तीन के सदर महमूद अब्बास ने कहा है कि वो इसराइल फलस्तीन मसले को हल करने के लिए एक मुसालहतकार की हैसियत से अमेरिका के रोल को कबूल नहीं करेंगे। इसीलिए उन्होंने चाइना और रशिया में अपने डेलीगेट्स भेजे हैं ताकि मिडिल ईस्ट में अमन के अमल के लिए अमेरिका का बदल ढूंढा जा सके। फलस्तीन की वफा न्यूज एजेंसी ने फलस्तीन अथॉरिटी के एक ओहदेदार के हवाले से कहा कि ये डेलीगेट्स सदर महमूद अब्बास का एक पैगाम लेकर रशिया और चाइना पहुंचे हैं। इसका मकसद अमन के अमल के लिए एक नया आलमी स्पॉन्सर तलाश करना है जो यूनाइटेड नेशंस के फ्रेमवर्क के तहत काम करे। महमूद अब्बास ने सऊदी अरब का भी दौरा किया, जहां उन्होंने शाह सलमान और क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के साथ अल-कुद्स के मसले के बारे में बातचीत की। महमूद अब्बास ने 40 दिन में दूसरी मरतबा सऊदी अरब का दौरा किया। वो मंगल की शाम रियाद पहुंचे। इस मौके पर रियाद के डिप्टी गवर्नर प्रिंस मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान और वजीर ख्वाजा आदिल अल जुबैर भी मौजूद थे। उन्होंने शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान से अलग अलग मुलाकातें की। ईरान, तुर्की और अजरबैजान ने अल-कुद्स से मुताल्लिक अमेरिका के फैसले को रद्द कर दिया है। तीनों पड़ोसी मुल्कों ने जनरल असेंबली में इस मसले पर एक जैसी पॉलिसी अपनाने से इत्तेफाक किया। तीनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स की एक मीटिंग बाको में हुई। फलस्तीनी ओहदेदारों ने उम्मीद जाहिर की है कि चाइना और रशिया फलस्तीनियों के हुकूक दिलाने के लिए फलस्तीनी कौम का भरपूर मुकदमा लड़ेंगे। एक इस्राएली सिपाही को थप्पड़ मारने वाली फलस्तीनी लड़की कौमी हीरो बन गई। फलस्तीनी बच्चे और नौजवान इस्राएली फौज का जुर्रतमंदी से मुकाबला करने की एक तारीख रखते हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब इस्राएली सिपाहियों ने उस लड़की के गांव पर हल्ला बोल दिया। इस नौजवान लड़की की पहचान अहद तमीमी की हैसियत से की गई है और इस्राएली सिपाहियों से जुर्रतमंदी से मुकाबला करने वाला उनका वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। 16 साल इस बच्ची का ताल्लुक फलस्तीन में इंसानी हुकूक के लिए काम करने वाले एक खानदान से है। वो मगरबी किनारे के बनी सालेक गांव में रहती है, जहां अक्सर झड़पें हो रही हैं। जुमे को इस्राएली फौज ने उस गांव पर हल्ला बोल दिया और 200 से ज्यादा लोगों के साथ उनकी झड़पें हुई। इस्राएली सिपाहियों ने इस फलस्तीनी लड़की के एक 14 साल रिश्तेदार को गोली मारी, जिसके बाद वो कोमा में है। तमीमी और बाज दूसरी औरतों ने बहादुरी से उन सिपाहियों का मुकाबला किया और उनके सामने डट गई। तमीमी ने एक इस्राएली सिपाही को थप्पड़ और लात मारी। एक दूसरी लड़की ने इस वाक़े को अपने कैमरे में कैद किया। इस्राएली सिपाही ने इस धावे के दौरान तमीमी के घर से सेलफोन्स, कंप्यूटर्स और दूसरा सामान जब्त किया। यूनाइटेड नेशंस के काला ओहदेदार ने इस्राएली फौज के हाथों 2 टांगों से माजूर फलस्तीनी बच्चे को हलाक किए जाने की मजम्मत की है। यूनाइटेड नेशंस के इंसानी हुकूक से मुताल्लिक हाई कमिश्नर ज़ैद राद अल हुसैन ने एक बयान में कहा कि जुमे के दिन गाजा पट्टी में एक रैली के दौरान इस्राएली फौज की फायरिंग से निहत्ते और माजूर फलस्तीनी इब्राहिम अबू सुरैया की हलाकत मुजरिमाना कार्रवाई है। इसराइल के वजीर तालीम नफ्ताली बेनेट ने इसराइल आर्मी रेडियो को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि इसराइली सिपाहियों पर हमले करने वाली लड़कियों की पूरी जिंदगी जेल में सड़ानी चाहिए। 2015 में भी तमीमी नामी इस लड़की ने एक इसराइली सिपाही को थप्पड़ मारा था, जिसने उसके छोटे भाई को गिरफ्तार करने की कोशिश की थी। 2012 में भी उस फलस्तीनी लड़की ने मीडिया की तवज्जो हासिल की थी जब उन्होंने इसराइली सिपाहियों पर अपने गुस्से का इजहार किया था। सोशल मीडिया पर तमीमी की रिहाई के लिए एक मुहिम शुरू की गई। इस सिलसिले में फ्री अहद तमीमी के नाम से एक हैशटैग बनाया गया है। मगरबी किनारे, गजा और दूसरे फलस्तीनी इलाकों में फलस्तीनी एहतजाजियों और इसराइली फोर्सेस के दरमियान ताज़ा झड़पें हुई। इसराइली फोर्सेस की तरफ से आंसू गैस शेल्स का इस्तेमाल किया गया। मुजाहिरीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों को आग लगाई। अमेरिका ने इल्जाम लगाया कि रियाद पर यमन से दागे जाने वाले मिसाइल पर ईरान का निशान था। यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हाली ने कहा कि ईरान की सरगर्मियों से दुनिया को एक बड़े तनाज़े में घसीटने का खतरा पैदा हो गया है। एक दिन पहले अल हुसियों ने यमन से यह मिसाइल हमला किया था, जिसमें रियाद के अल यमामा पैलेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। इस हमले से रियाद में सनसनी फैल गई। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए अमेरिका की सफीर ने कहा कि इस मिसाइल पर ईरान का निशान था, जो पिछले हथियारों में भी पाया गया था। उन्होंने कहा कि हम सबको लाजमी तौर पर ईरान के जराइम को बेनकाब करने के लिए काम करना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि ईरान तक हमारा पैगाम पहुंच जाए। उन्होंने कहा कि दुनिया में अमन और सिक्योरिटी का दारोमदार इस बात पर है कि हम ईरान के जारहाना रवैये के खिलाफ मिलकर काम करें। सऊदी फौज ने इस मिसाइल को मार गिराने का दावा किया, लेकिन इससे होने वाले नुकसानात के बारे में कुछ नहीं कहा गया। इस हमले के बाद सोशल मीडिया पर वीडियो सामने आए हैं जिनमें तबाह होने वाली गाड़ियां, धुआं और अफरा तफरी को देखा जा सकता है। अल हुसियों ने कहा कि उन्होंने सऊदी अरब और इत्तेहादी मुल्कों की बमबारी का जवाब देने के लिए यह हमला किया है। अल हुसी लीडर अब्दुल मलिक अल हुसी ने टेलीविजन पर पेश होते हुए कहा कि अगर सऊदी इत्तेहाद हमले नहीं रोकेगा तो सऊदी अरब और यूएई पर मजीद हमले किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि सऊदी अरब के तमाम शाही महल अल हुसियों के मिसाइल्स के निशाने पर हैं।
ईरान के वजीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल आमिर हतामी ने अमेरिका के इस इल्जाम को रद्द कर दिया है कि अल हूसी सऊदी अरब को निशाना बनाने के लिए ईरानी मिसाइल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तेहरान में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये इल्जामात बेबुनियाद हैं। इनसे साबित होता है कि खित्ते और दुनिया में अमेरिका की पॉलिसियां नाकाम हो गई हैं। ईरानी वजीर ने कहा कि ईरान के दुश्मनों को यह अंदाजा हो गया है कि वो अब मुल्क के लिए खतरा नहीं बन सकते, इसीलिए वो ईरान के इलाकाई असर और रसूख और फौजी सलाहियतों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। हिजबुल्ला ने सऊदी अरब से कहा है कि वो यमन में अपनी जारहियत खत्म करे और बहरान का सियासी हल तलाश करे। हिजबुल्ला ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि वो यमन के दबे कुचले लोगों की मदद करती रहेगी और यमन के लोगों के जोश का नतीजा फतेह की सूरत में निकलेगा। उन्होंने यमन में सऊदी इत्तेहाद के हमलों में बड़ी तादाद में हलाकतों की मजम्मत की। हिजबुल्ला ने कहा कि हम तमाम मुसलमानों और अरबों से अपील करते हैं कि वो यमन में बहरान को रोकने के लिए अपनी अपनी आवाजें उठाएं। यमन में सऊदी अरब के हमलों के 1000 दिन पूरे होने के मौके पर यह बयान जारी किया गया। ईरान के वजीर खारिजा जवाद जरीफ ने जो तुर्की और अजरबैजान के वजीरों से मुलाकात के लिए बाको का दौरा कर रहे थे, अमेरिका के इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया और कहा कि वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में यह मसला उठाएंगे। ईरानी वजीर ने कहा कि तेहरान ने इस मसले को यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के सामने उठाया है। जवाद जरीफ ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऐसे इल्जामात लगाकर अमेरिका खित्ते में अपने खतरनाक फैसलों की पर्दापोशी की कोशिश कर रहा है, जिनमें यमन जंग की तायद और अल कुद्स के बारे में हालिया फैसला शामिल है। एक आलमी इमदादी तंजीम ऑक्सफाम ने कहा है कि यमन कहत की तरफ बढ़ रहा है। ऑक्सफाम ग्रेट ब्रिटेन के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क गोल्डरिंग ने कहा कि 1000 दिनों से भयानक हथियारों से यमन पर बमबारी की गई है, जिससे अंधेरे दौर की याद ताज़ा हो जाती है जब फाका कशी को जंग के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उन्होंने कहा कि खाने पीने की चीज़ों और दवाओं की सप्लाई को रोकने का कोई जवाब नहीं हो सकता और इस बात को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ऑक्सफाम ने वार्निंग दी कि सऊदी अरब की तरफ से यमन की नाकाबंदी की वजह से 8.4 मिलियन से ज्यादा लोगों को कहत का सामना है। नवंबर के महीने से खाने पीने की चीजों की कीमतों में 28% का इजाफा हुआ है। नवंबर में यमन से रियाद एयरपोर्ट के करीब एक मिसाइल हमले के बाद सऊदी इत्तेहाद ने यमन की नाकाबंदी कर दी थी। एक दिन पहले भी, जैसा कि आप जानते हैं, कि यमन के अल हूसियों ने रियाद के अल यमामा पैलेस पर मिसाइल हमला किया, जिसे मार गिराने का दावा किया गया। यमन से हैजे की बदतरीन वबा की भी खबरें मिल रही हैं, जहां हॉस्पिटल्स में दवाएं नहीं हैं, डिफ्थेरिया के केसेस भी बढ़ रहे हैं। ऑक्सफाम ने कहा कि तमाम फरीकों की जिम्मेदारी है कि वो इंसानी तकलीफों को कम करने के लिए काम करें। उन्होंने कहा कि आलमी इंसानी कानून की पासदारी सबकी जिम्मेदारी है। दुनिया भर से वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद और खबरों के साथ साथ देखेंगे अमेरिका के एक जोड़े ने हकीकत में साथ जीने और साथ मरने का वादा निभाया। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल अफराज। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। ट्रंप के यरूशलेम फैसले पर जुमेरात को जनरल असेंबली की मीटिंग। फलस्तीनी सफीर ने कहा भरपूर तायीद की उम्मीद है। अमेरिका ने करारदाद की तायीद के खिलाफ दी वार्निंग। कहा वोट देने वालों को देख लेंगे। महमूद अब्बास ने मुसालहतकार की हैसियत से अमेरिका को कबूल करने से इनकार कर दिया। चाइना और रशिया को रोल देने की कोशिशें। मगरबी किनारे और गजा में झड़पें। इस्राएली सिपाही को थप्पड़ मारने वाली फलस्तीनी लड़की कौमी हीरो बन गई। सऊदी अरब पर यमन से हमला ईरानी मिसाइल से किया गया। अमेरिका ने लगाया इल्जाम। कहा तेहरान की सरगर्मियों से दुनिया को खतरा पैदा हो गया। ईरान ने निकी हैली का इल्जाम रद्द कर दिया। कहा अमेरिका अल कुद्स जैसे फैसलों की पर्दापोशी कर रहा है। सऊदी अरब ने तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। प्रिंस मोहम्मद ने कहा अवाम की जिंदगियां बेहतर बनाएंगे।
सऊदी अरब ने कतर सरहद मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी। म्यांमार ने यूएन ओहदेदार को दौरे की इजाजत देने से फिर इनकार कर दिया। यांग ली ने कहा जुर्म को छुपाने की कोशिश है। सोहेब इलियासी को बीवी के कत्ल पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई। जैरेट इंटरनेशनल न्यूज के सिलसिले को यूनाइटेड नेशंस में ईरान के सफीर ने अमेरिका की तरफ से 2015 की न्यूक्लियर डील की खिलाफ वर्जी की मजम्मत की है और कहा है कि दुनिया को इस समझौते के खिलाफ अमेरिका की कोशिशों पर उठ खड़े होना चाहिए। गुलाम अली खुसरो ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग से खिताब करते हुए ये बात कही। इस मीटिंग में सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस की एक रिपोर्ट का जायजा लिया गया। ईरानी सफीर ने यूनाइटेड नेशंस में अमेरिका की सफीर निकी हाली के इल्जामात का हवाला दिया, जिन्होंने खित्ते में ईरान के रोल पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सफीर अपनी ही हुकूमत की तखरीबी सरगर्मियों का जिक्र करना भूल गई। उन्होंने इस बात की निशानदेही की कि अमेरिका ने खित्ते में कई बिलियन डॉलर्स के हथियार पहुंचाए हैं जो दहशतगर्दों के हाथों लगे थे। यूनाइटेड नेशंस में रशिया के नायब नुमाइंदे व्लादिमीर सफरोनोव ने तमाम फरीकों से कहा कि वो पाबंदियों और धमकियों की जबान इस्तेमाल करना बंद करें और बातचीत का रास्ता अख्तियार करें। सऊदी अरब ने अगले साल के लिए अपनी तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया है। एक अंदाजे के मुताबिक सऊदी हुकूमत अगले साल 978 बिलियन रियाल यानी 260.8 बिलियन डॉलर खर्च करेगी। इस साल सऊदी बजट 890 बिलियन रियाल का था। मुल्क के तरक्याती बजट में काफी इजाफा किया गया है और हाउसिंग, इंडस्ट्रियल और माइनिंग प्रोजेक्ट्स पर खास तवज्जो दी गई है। बजट में प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई के कदम उठाए गए हैं। सऊदी अरब के शाह सलमान ने कहा कि इस बड़े बजट का मकसद विजन 2030 मंसूबे और उसकी कोशिशों को पूरा करना है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि शहरियों का मेयार जिंदगी ऊंचा करना और मईशत को बेहतर बनाना हमारा मकसद है। उन्होंने कहा कि हम अगले साल बजट खसारे को कम करने का निशाना रखते हैं और नौकरियों के मौके पैदा करने के लिए प्राइवेट सेक्टर की हौसला अफजाई की जा रही है। शाह सलमान ने इस मौके पर कहा कि करप्शन से समाजों को नुकसान होता है और तरक्की रुक जाती है। सऊदी अरब करप्शन से मुकाबला करने का इरादा कर चुका है। उन्होंने कहा कि इस मसले से ठोस तरीके से निपटा जाएगा ताकि वो तरक्की हासिल की जा सके जिसकी हर शहरी को उम्मीद है। शाह सलमान ने जद्दा में शूरा काउंसिल से खिताब करते हुए ये बात कही। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि सीरिया में अलग अलग फरीकों के दरमियान बातचीत के जरिए मसले हल करने का वक्त आ गया। यूनाइटेड नेशंस के नुमाइंदा स्टाफन डी मस्तूरा ने यह बात कही। पिछले हफ्ते इस सिलसिले में बातचीत नाकाम हो गई थी। सऊदी अरब ने कतर के साथ अपनी वाहिद जमीनी सरहद मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी है। सऊदी अरब की कस्टम डायरेक्टोरेट ने इस सिलसिले में मंगल को एक हुक्म जारी किया जिसके तहत पीर की रात से ही सलवा बॉर्डर गेट मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी गई। 8 महीनों से सऊदी इत्तेहाद कतर के दरमियान सफारती बहरान पाया जाता है। अफगानिस्तान के नंगरहार सूबे में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक ऑपरेशन में 5 IS मिलिटेंट्स हलाक हो गए जिसमें IS का एक खुद साख्ता जज भी शामिल है। 24 घंटों के दौरान इस ऑपरेशन में 7 IS मिलिटेंट्स जख्मी भी हुए। इस दौरान कम से कम 4 देहातों को दहशतगर्द ग्रुप से क्लियर कर दिया गया। म्यांमार में इंसानी हुकूक की सूरत हाल से मुताल्लिक यूनाइटेड नेशंस की आला तहकीकाती ओहदेदार को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। यूनाइटेड नेशंस की नुमाइंदा यांग ली जनवरी में यह दौरा करने वाली थी ताकि म्यांमार खासतौर पर वहां की राखीन रियासत में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और वहां की सूरत हाल का जायजा लिया जा सके। म्यांमार की हुकूमत ने उन्हें दौरे की इजाजत नहीं दी और कहा कि उनसे ताउन नहीं किया जाएगा और उन्हें मुल्क का दौरा करने की इजाजत नहीं है। यूएन ओहदेदार ने कहा कि ये इस बात का सबूत है कि म्यांमार राखीन के हालात को छुपाना चाहता है और वो वहां पर जराइम कर रहा है। म्यांमार की फौज ने कहा है कि उसे राखीन के एक रोहिंग्या गांव में एक इज्तिमाई कब्र से 10 लाशें मिली हैं। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका की मदद करना पाकिस्तान की जिम्मेदारी है क्योंकि वो हर साल वाशिंगटन से भारी रकम वसूल करता है। उन्होंने नई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी जारी करते हुए ये बात कही। ट्रंप ने रोनाल्ड रेगन बिल्डिंग में तकरीर करते हुए कहा कि हमने पाकिस्तान पर यह बात साफ कर दी है कि हम उसके साथ पार्टनरशिप बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन हमें दहशतगर्दों के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से फैसलाकुन कार्रवाई नजर आनी चाहिए। हम हर साल पाकिस्तान को पैसा देते हैं, उन्हें हमारी मदद करनी ही पड़ेगी।
दिल्ली की एक अदालत ने साबिक टेलीविजन प्रोड्यूसर सोहेब इलियासी को उम्र कैद की सजा सुनाई है, जिन्हें साल 2000 में अपनी बीवी अंजू इलियासी के कत्ल का कसूरवार पाया गया। एडिशनल सेशन जज एसके मल्होत्रा ने सोहेब इलियासी पर 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। उन्हें 16 दिसंबर को बीवी के कत्ल का मुजरिम करार दिया गया था। अदालत ने यह हिदायत भी दी कि अंजू के मां बाप को मुआवजे के तौर पर 10 लाख रुपए दिए जाएं। सोहेब इलियासी ब्यूरोक्रेसी टुडे मैगजीन के एडिटर इन चीफ है। उन्होंने इंडिया मोस्ट वांटेड सीरियल के जरिए मुल्क भर में शोहरत हासिल की थी। अंजू की मौत 11 जनवरी 2000 को हुई थी। वो मयूर विहार इलाके में वाक़ अपने मकान में मुर्दा पाई गई थी। उनके जिस्म पर चाकू के निशान थे। अंजू की मां रुकमा सिंह ने सोहेब इलियासी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। गुजरात और हिमाचल प्रदेश के इलेक्शंस में कामयाबी के बाद पहली बार बीजेपी पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हुई। इस मौके पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी उनके इस्तकबाल पर काफी जज्बाती हो गए। मोदी ने बीजेपी अरकान पार्लियामेंट से कहा कि ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अब हमारी हुकूमत 19 रियासतों में है। इंदिरा गांधी के दौर में भी कांग्रेस की हुकूमत 18 रियासतों में ही थी। 1984 में बीजेपी की पार्लियामेंट में सीटों की तादाद सिर्फ 2 थी और आज लोकसभा में उसे 2/3 अक्सरियत हासिल है। वजीर आजम ने इस मौके पर पार्टी लीडर्स को 2019 के लोकसभा इलेक्शन से पहले किसी भी सुस्ती के खिलाफ खबरदार किया। बीजेपी ने मुसलसल छठी बार गुजरात में कामयाबी हासिल की और हिमाचल प्रदेश को कांग्रेस से छीन लिया। साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के खिलाफ वजीर आजम नरेंद्र मोदी के रिमार्क पर पार्लियामेंट में गड़बड़ का सिलसिला 4 शंबे को भी जारी रहा। राज्यसभा में चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कहा कि इस मसले पर माफी मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कांग्रेस और दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने वजीर आजम से माफी का मुतालबा करते हुए एक बार फिर एहतजाज किया, जिसकी वजह से कार्रवाई मुलतवी करनी पड़ी। लोकसभा में भी इस मसले पर खूब हंगामा हुआ और कांग्रेस अरकान ने वॉकआउट किया। मोदी ने इल्जाम लगाया था कि साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह, साबिक नायब सदर हामिद अंसारी और दूसरों ने गुजरात में बीजेपी को हराने के लिए पाकिस्तान के साथ गठजोड़ किया। मोहब्बत में लोग साथ जीने और साथ मरने के वादे करते हैं, लेकिन शायद ही कोई जोड़ा ऐसा होता है जो हकीकत में इस वादे को पूरा करता है। अमेरिका के इलिनॉय में एक जोड़ा था जो साथ जिया और साथ मरा। शिकागो के रहने वाले 92 साल बॉब क्रैशमर और उनकी 90 साल बीवी रूथ क्रैशमर ने पिछले हफ्ते अपनी शादी की 71वीं सालगिरह मनाई। फिर अचानक दोनों एक साथ इस दुनिया से चल बसे। बॉब दूसरी आलमी जंग में एक सिपाही की हैसियत से हिस्सा ले चुके, उन्हें कैंसर हो गया था। डेली मेल से बातचीत करते हुए उनकी बेटी ने कहा कि इन दोनों की ख्वाहिश थी कि वो एक साथ घर में ही मरें। उन्होंने कहा कि उनकी मां दिमागी बीमारी का शिकार हो गई थी। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। ट्रंप के यरूशलेम फैसले पर जुमेरात को जनरल असेंबली की मीटिंग। फलस्तीनी सफीर ने कहा भरपूर ताईद की उम्मीद है। अमेरिका ने करारदाद की ताईद के खिलाफ दी वार्निंग, कहा वोट देने वालों को देख लेंगे। महमूद अब्बास ने मुसालहतकार की हैसियत से अमेरिका को कबूल करने से इनकार कर दिया। चाइना और रशिया को रोल देने की कोशिशें। मगरबी किनारे और गजा में झड़पें। इस्राएली सिपाही को थप्पड़ मारने वाली फलस्तीनी लड़की कौमी हीरो बन गई। सऊदी अरब पर यमन से हमला ईरानी मिसाइल से किया गया। अमेरिका ने लगाया इल्जाम, कहा तेहरान की सरगर्मियों से दुनिया को खतरा पैदा हो गया। ईरान ने निकी हैली का इल्जाम रद्द कर दिया, कहा अमेरिका अल-कुद्स जैसे फैसलों की पर्दापोशी कर रहा है। सऊदी अरब ने तारीख का सबसे बड़ा बजट पेश किया। प्रिंस मोहम्मद ने कहा अवाम की जिंदगियां बेहतर बनाएंगे। सऊदी अरब ने कतर सरहद मुस्तकिल तौर पर बंद कर दी। म्यांमार ने यूएन ओहदेदार को दौरे की इजाजत देने से फिर इनकार कर दिया। यांग ली ने कहा जुर्म को छुपाने की कोशिश है। सोहेब इलियासी को बीवी के कत्ल पर उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
ये थी आज की खबरें। शेजुल्लाह फरासत को दें इजाजत और अपना बेहद बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।